नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पे। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, क्लास 24 आपके लिए लेके आया है एक मेंस टारगेटेड बैच, जिसमें मेंस का सिलेबस आपको बहुत अच्छे तरीके से और पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में आपको पूरा कवर करवाया जाएगा। में पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली वो आपको कवर करवाया जाएगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और जल्दी आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो ये आप हमारे ऐप पर जाएं और वहाँ से ये कोर्स आप ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जो नंबर आपको दिए हुए हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज दोस्तों हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जो पेपर 1 हमारा है, जो मेंस के अंदर GS 1 हमारा जो पेपर होता है RS में, उसकी इकाई सेकंड के अंदर जो अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है उसका आज हम सिलेबस देखेंगे। हम देखेंगे कि इस बार सिलेबस में क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई है और सिलेबस की हमारी डिमांड क्या है, उसके हिसाब से हमें क्या क्या पढ़ना है और हमारी जो रणनीति होगी आगे वो किस किस तरह से डिफाइन होगी। तो देखिए, सबसे पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था है और जिसका आप मोटे मोटे तौर पर आप मान के चलिए कि जो 65 नंबर की आती है 65 नंबर की ये आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको बता दूं। और इस सेक्शन में क्या होता है दोस्तों, जैसे जनरली आप देखोगे हमारे राजस्थान के अंदर जनरली बच्चे इस सेक्शन से थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स न तो उन्होंने अपने स्कूल लेवल पे कभी पढ़ा होता है, और फिर जो हमारे प्रीलिम्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ी सी फैक्चुअल है, थोड़ी कंसेप्ट भी उसमें है, तो वो सारी चीज़ें मिलकर थोड़ा इसको टफ बना देती है। तो जब हम प्री पढ़ रहे थे, प्री के अंदर जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, तो उस समय भी बहुत सारे बच्चों को ये कहना था कि सर आप बहुत कम पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने पेपर में देख लिया होगा लगभग 22 क्वेश्चन आए हैं और 20 से क्वेश्चन उसमें अपने जो नोट्स थे उन्हीं में से वो आए हैं। और इस बार भी यही होगा, मेंस में भी आप देखना 90% से ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अपनी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे और वो अपने सिलेबस में से और अपने कराए हुए नोट्स में से ही आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग लगातार बने रहिए और जुड़िए आप क्लास 24 से। जो हमारा इकोनॉमी का सिलेबस है वो हमें पता है मोटे मोटे तौर पर ये 65 नंबर की होती है। इस बार कितने नंबर की आएगी, हो सकता है ये 75 की भी हो जाए, 70 की भी हो जाए, लेकिन 65 तो फिक्स ही फिक्स है और ये हम अच्छे से कवर करेंगे। 3 सेक्शन है हमारे इकोनॉमिक्स के। एक तो भारत की अर्थव्यवस्था, और भारत की अर्थव्यवस्था की बजाय इन्होंने लिखा है भारत का अर्थशास्त्र, यानी थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा पूछी जाएगी अर्थशास्त्र का मतलब। फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ चीजें हैं और फिर है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो जो हमारे पेपर 1 के अंदर इकाई 2 है वो पूरे 3 भागों के अंदर बांटी हुई है। नंबर इसके 65 है और वही है, एक भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए, एक विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए और एक हमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में ध्यान होना चाहिए। देखो, मैं आपको बताऊं दोस्तों, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सिलेबस है बहुत बड़ा हमारा, और आप सबको आपने अपनी रणनीति बनाई होगी। एक बात जो कॉमन है हम सब में वो यही है कि हमें कोई भी टॉपिक पूरी तरह से नहीं छोड़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई है जो साइंस में बहुत कमजोर है, तो उसे भी ये सलाह दी जाती है कि भाई आप जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो अच्छे से पढ़ लो, और जो अपने केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, उसमें से बहुत मेन टॉपिक तो आप पढ़ के जाओ। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जो ये इकोनॉमिक्स है ना, ये बहुत ईजी है। पहली बात तो आप ये डर निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट है ही नहीं। यहाँ कोई GDP का कंसेप्ट नहीं आएगा, यहाँ कोई आपको मौद्रिक नीति से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं पढ़ने आपको। तो मेनली तो ये थ्योरी की चीजें हैं और इस थ्योरी में भी ये हमें ध्यान होना चाहिए। देखिए, बहुत छोटे छोटे सवाल आने, 2 नंबर के, 5 नंबर के, 10 नंबर के, अधिकतम आपको 100 शब्द लिखने हैं। तो बहुत ज्यादा स्कोप हमारे पास नहीं है कि हम लिखे ही जाएं। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि टू द पॉइंट हम उसमें लिख के आए, वो एग्जामिनर वास्तव में चाहता क्या है, वही चीज अगर हम लिख के आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे नंबर अच्छे आएंगे। अभी हम एक एक को भी देखेंगे सिलेबस में क्या है, पर मेरे कहने का मतलब है कि बहुत कम हम सिलेबस पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, अननेसेसरी हम नहीं भरेंगे आपकी कॉपियां नोट्स। और बहुत कम मैटर के अंदर भी मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि उसमें से ही हमारे 90% से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आराम से कवर होंगे। ये आपको मैं आश्वस्त करता हूं। प्री में मैंने यही कहा था और वहां पर आप अगर जब अपने नोट्स देखेंगे, जिन्होंने पेड हमारा बैच ले रखा था उनके पास नोट्स होंगे, वहां पे आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर अपनी क्लास है, वहां भी आप देखोगे तो उन्हीं में से ज्यादातर मैटर कवर हुआ है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करें। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर कौन कौन सी चीजें हमसे उम्मीद की गई है और हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल की गई है। देखिए, हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर जो अब की बार कृषि को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। आप प्री के अंदर भी देखोगे, मेंस में भी देखोगे, तो जो कृषि वाला सेक्शन है, कृषि को लेकर जो सेक्शन है, उसके 3 ये सब पॉइंट मैंने बना लिए हैं। ये तो आप जो सिलेबस में देखोगे ना तो पूरा एक ही पॉइंट आपको दिखेगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम ये 3 चीजें इसमें पढ़ेंगे कृषि के अंदर। और कौन कौन सी पढ़ेंगे? देखिए, भारतीय कृषि में वृद्धि
कि कितना कितना उत्पादन बढ़ रहा है, कितना कितना निवेश बढ़ रहा है, कितना कितना सरकार के द्वारा उसमें योजनाएं लाई जा रही है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे उत्पादकता। देखिए उत्पादकता क्या होती है, उत्पादकता का मतलब है कि पर यूनिट खेत या पर यूनिट क्षेत्रफल के अंदर उत्पादन कितना हो रहा है, वो कहलाती है उत्पादकता। तो वो भी हमारी लगातार बढ़ रही है, हालांकि अभी भी चीन के मुकाबले या ब्राजील या अमेरिका के मुकाबले वो बहुत कम है। तो इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, उत्पादकता होती क्या है, वो कैसे कैसे बढ़ रही है और उसमें उसे और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब देखो इसमें से क्या है, सवाल बहुत कॉमन आएंगे आपके पास। जैसे एक टॉपिक हमारा है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और खाद्य का प्रबंधन, फिर एक टॉपिक है कृषिगत सुधार और चुनौतियां। अब देखिए प्रश्न ये पूछा जा सकता है, सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि भारत की कृषिगत क्षेत्र में चुनौतियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उनका समाधान क्या है। ये एक सवाल हो सकता है 10 नंबर में हमसे पूछ लिया जाए। अब देखो ये बहुत सिंपल सवाल है, सभी को पता है हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर क्या क्या चुनौतियां हैं, उनमें क्या क्या सुधार किया जाना है, सबको पता है, सब इसका उत्तर लिख के आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो नंबर इसमें जिसके अच्छे आएंगे वो उसी बच्चे के आएंगे जो टू द पॉइंट उत्तर लिख के आएगा। टू द पॉइंट का मतलब क्या होता है सर, वो मतलब ये होता है दोस्तों कि देखिए जैसे हमारी, अगर आपने भारत की आर्थिक समीक्षा पढ़ी होगी, ठीक है, या राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आपने पढ़ी होगी, या बजट भाषण आपने पढ़े होंगे, या भारत सरकार की तरफ से जो और भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना नीति आयोग वगैरह के, उनमें अगर आप देखोगे तो उसमें एक पर्टिकुलर व्यू होता है सरकार का, उसी लाइन पे सरकार चलती है। जैसे कृषिगत सुधार और चुनौतियां, तो सबसे बड़ी चुनौती सरकार किसे मानती है, सरकार ने सबसे बड़ी चुनौती क्या मान रखी है अभी, कि जोतों का जो विखंडन हो रहा है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जोतों का जो विखंडन अभी हो रखा है भारत में, कि जोतों का आकार लगातार कम होता जा रहा है, ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। तो इस तरह से अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर लिखोगे ना तो नंबर अच्छे आएंगे। अदरवाइज कॉमन पॉइंट तो सभी को पता है कि कृषि के सुधार में क्या है, कि किसान कर्जे में डूबे हुए हैं, निवेश कम हो रहा है, उनके जो उपज है उनका मूल्य उनको कम मिलता है। तो ये कॉमन पॉइंट तो सारे लिख के आएंगे और उनके कॉमन नंबर भी आएंगे, एक एवरेज नंबर आएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छी रैंक लेके आनी है, अच्छे नंबर इस इकोनॉमिक्स में लेके आने, तो पॉइंट हमारे को बना के रखने हैं और टू द पॉइंट आंसर लिखना है। तो इसके लिए हम यही तैयारी करेंगे कि जो भारत की आर्थिक समीक्षा है ना, उसको तो हम जो दो टॉपिक हमारे हैं ना, उसको आराम से मैं पूरी की पूरी इसके अंदर आपके शामिल करवा दूंगा, तो ये वहां से कवर हो जाएगी। दूसरा क्या है कि बजट भाषण है वित्त मंत्री का, जो केंद्रीय वित्त मंत्री, उनका भी हम शामिल कर लेंगे। इसके अलावा नीति आयोग भी है ना, बार बार घोषणा पत्र जारी करता रहता है और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बार बार कई चीज़ों का जिक्र करते हैं। आप देखोगे ना, सारी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वही इकोनॉमिक सर्वे में आया होगा, वही बजट में आएगा, उसी की चर्चा कृषि मंत्री करेंगे, उसी की चर्चा प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो वो लाइन हमें पकड़नी है, हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में सरकार कृषि क्षेत्र के अंदर किन्हें सबसे बड़ी चुनौतियां मान रही है। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमारे उत्तर का भाग बनता है। तो ये चीजें हमें ध्यान होनी चाहिए। तो कृषि हम आराम से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, और मैंने बताया तरीका कि बिल्कुल टू द पॉइंट होके पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, आराम से उसे समझेंगे भी और फिर उसे समराइज करके हम अपने नोट्स भी बनाएंगे ताकि हम उसे पूरा कर पाए। उसके बाद में देखिए कृषि क्षेत्र पूरा हो गया, उसके बाद में दूसरा क्षेत्र आएगा उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। देखिए हमारे जब अर्थव्यवस्था में जब आप पढ़ते हो, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात हो या भारत की अर्थव्यवस्था की, दोनों ही में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। ये हमने अच्छी तरह पढ़ा था, सर्वे में भी हमने खूब पढ़ा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में, भारत में भी हम पढ़ते हैं कि सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी सरकार का फोकस होता है कि उद्योग क्षेत्र के विकास ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेवा क्षेत्र के अंदर रोजगार देने की क्षमता नहीं है। सेवा क्षेत्र रोजगार बहुत कम देता है, जबकि उद्योग क्षेत्र रोजगार बहुत ज़्यादा दे सकता है। इसलिए ज़्यादा क्षमता उद्योग क्षेत्र के अंदर है। सरकार का फोकस रहता है उद्योग क्षेत्र का विकास जल्दी जल्दी होना चाहिए, आप देखा करो। तो ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। तो उद्योग क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, देखिए औद्योगिक नीतियाँ कौन कौन सी हैं, कब कब बनी, पहली नीति कब बनी, लेटेस्ट नीति कौन सी बनी, सरकार वर्तमान में किस नीति पर चल रही है, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है, आर्थिक सुधार क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद में औद्योगिक वित्त क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, मिड टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी हम इसमें कवर करेंगे। फिर देखिए वही चीज़ आ गई एलपीजी, ये वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण क्या क्या है, और अवसंरचना और आर्थिक सुधार को लेकर भारत ने और राजस्थान सरकार में क्या क्या प्रयास नए नए किए जा रहे हैं, वो भी हम इस क्षेत्र के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद में देखिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है स्फीति, यानी मुद्रास्फीति, कीमतें और मांग पूर्ति प्रबंधन। ये सारी चीजें, इसके कंसेप्ट तो हमने प्रीलिम्स में पढ़ लिए थे, यहाँ भी एक बार पढ़ लेंगे। इसके अलावा और भी हम इसको थोड़ा सा विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे कि मांग और पूर्ति के प्रबंधन को लेकर सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, मांग और पूर्ति का प्रबंधन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर देखेंगे।
उसके बाद में एक और बहुत अच्छी चीज जो हम जनरल स्टडीज में पढ़ते रहते हैं, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध, ये संबंध कैसे कैसे हैं, संविधान में इसके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, नीति आयोग क्यों बनाया गया है और उससे वित्तीय संबंधों पर क्या असर पड़ रहा है। उसके बाद में नवीनतम वित्त आयोग जो 15वां वित्त आयोग है वो हमें पढ़ना है कि उसके अध्यक्ष कौन थे, मेंबर कौन थे, और इससे भी ज़्यादा जरूरी कि उसके सुझाव क्या क्या थे, उन्होंने कितना कितना कर कितना परसेंट राज्यों को बांटने का सुझाव, क्षैतिज असंतुलन है, एक हमारे ऊर्ध्वाधर असंतुलन है, उन असंतुलनों को दूर करने के लिए इस आयोग ने क्या क्या सुधार या क्या क्या रिकमेंडेशन दी। उसके बाद में देखिए राजकोषीय उत्तरदायित्व में बजट प्रबंधन अधिनियम, ये आपको पता है 2003 में केंद्र सरकार ने बनाया था, 2005 में राज्य सरकार ने बनाया था, ये हमारे प्रीलिम्स से पूछा गया। तो इसको लेकर अभी क्या क्या चल रहा है, एन के सिंह समिति बनी है नई, उसने इसमें क्या क्या सुझाव दिए हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करते हुए आराम से चलेंगे। तो ये तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला सेक्शन है। इसके बाद में ये और चीजें हैं जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर हमें पढ़नी है, जैसे राजकोषीय नीति क्या होती है, आपको प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन भी आया सीधा सीधा, वो तो बहुत सरल भी आया था, अच्छा भी आया था, आपने किया भी होगा। इसके अलावा बजटीय प्रवृत्तियां क्या क्या है कि सरकार के द्वारा बजट किन किन क्षेत्रों में ज्यादा अलॉट किया जा रहा है, बजट के अंदर क्या क्या नए सुधार किए जा रहे हैं, बजट में जो व्यय है उनका वर्गीकरण कैसे कैसे किया जा रहा है, आय का वर्गीकरण वो कैसे कैसे किया जा रहा है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत में कर सुधार कैसे कैसे हो रहे हैं, पहले क्या होता था, उसके बाद में फिर वैट की प्रणाली आई हमारे, वैट के बाद में अभी जीएसटी आ गई हमारे, तो ये कैसे कैसे आगे बढ़े, क्या क्या सुधार हुए, वैट में और जीएसटी में डिफरेंस क्या क्या है, पहले क्या व्यवस्थाएं होती थी। इसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स उसके अंदर क्या क्या सुधार हो रहे हैं, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो डीटीसी बनी है, डायरेक्ट टैक्स कोड, वो क्या है और वो क्या क्या सुधार है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में है अनुदान और सब्सिडी का डायरेक्ट ट्रांसफर, वो क्या होता है, सरकार क्यों कर रही है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, डीबीटी क्या होती है, और जेएम जनधन आधार और मोबाइल ये क्या है, इन सब चीजों को भी हम इस टॉपिक के अंदर कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद में देखिए आर्थिक गतिविधियों में सरकार की क्या भूमिका होती है, सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है आर्थिक गतिविधियों में, और सरकार बहुत अच्छी भूमिका निभाती भी है और निभाना भी चाहिए। इसके बाद में निजी, सार्वजनिक और मेरिट वस्तुएं क्या होती है, इन तीनों के मध्य अंतर क्या होता है, हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सी निजी वस्तुएं हैं। प्रीलिम्स के अंदर देखिए ये प्रीलिम्स में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स में फिर भी इसका सवाल पूछ लिया था और वो सवाल बहुत ईजी आया था कि निम्न में से कौन सी वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं नहीं है, तो वो सब ने उसका जवाब दिया होगा लगभग। ठीक है, इसके बाद में देखिए सामाजिक क्षेत्र हमें पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को मिला के जो क्षेत्र बनता है उसे हम अर्थव्यवस्था के अंदर सामाजिक क्षेत्र कह देते हैं। तो हमें गरीबी पढ़नी है अच्छी तरह से, हमने इसको प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छे से मैंने आपको कवर कराया था, सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर करवाए थे, और उसको वापस हम यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। बेरोजगारी क्या होती है और असमानता क्या होती है, हम इसमें फिर पढ़ेंगे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर IHDI यानी इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा नीति, जो नवीन हमारी शिक्षा नीति है और इससे पहले की शिक्षा नीतियां थी वो कैसे कैसे डेवलप हुई और उनमें क्या क्या अंतर था, और नवीन शिक्षा नीति के अंदर क्या क्या नई चीजें हैं। तो इसके बाद में प्रभावी नियामक की समस्याएं, जैसे आप सभी को भी पता होगा कि अडानी की जो शेयर्स है अचानक से बहुत नीचे गिर गए थे एक बार, तो वो क्यों गिरे, और ऐसे मामलों में जो हमारे नियामक है यानी जो सेबी हमारे हैं, और अगर आप RBI की बात करो, IRDA की बात करो, तो ये जो अलग अलग नियामक है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जैसे बीमा क्षेत्र का नियामक है, फिर वित्तीय क्षेत्र का नियामक है, फिर मुद्रा के क्षेत्र का नियामक है, तो ये नियामक कैसे कैसे काम कर रहे हैं और इनका नियामक के अंदर क्या क्या समस्याएं आ रही है और प्रभावी नियामक क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वो चीजें हम यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद में देखिए आर्थिक विकास में राज्य की क्या भूमिका होती है, रोजगार उन्मुख वृद्धि के लिए क्या सरकार ने प्लानिंग्स बनाई है, वो सारी चीजें भी हम इस सिलेबस में कवर करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, देखिए बहुत इजी भी है ये, और अगर इसको कवर नहीं किया और ऊपर से अगर सुपरफिशियली आप पढ़ के चले गए तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल भी है। तो इस सिलेबस को हम अच्छे से कवर करेंगे। टॉपिक्स बहुत सारे हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, और सबसे जरूरी ये है कि इनमें कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, तो थ्योरीज हैं और थोड़े फैक्ट्स हमें याद रखने हैं, और इसी तरह से हम इसको पूरी भारत की अर्थव्यवस्था कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आ गया। इसके बाद में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा और बहुत मार्क्स देने वाला एक और इसका पोर्शन है, वो है वैश्विक अर्थव्यवस्था। अब इसमें साफ साफ लिख दिया, देखो विश्व बैंक के बारे में पढ़ लो आप, IMF के बारे में पढ़ लो आप, और WTO के बारे में पढ़ लो। ठीक है, वर्ल्ड बैंक हमें पढ़ना है, इसके बाद में हमें IMF पढ़ना है, और इसके बाद में हमें पढ़ना है WTO। ये तीन संस्थाएं हमें पढ़नी है। WTO के बारे में तो हम प्री में पढ़ चुके थे विस्तार से, यहाँ पर हम दोबारा पढ़ेंगे।
हम देखेंगे कि क्यों इस WTO की स्थापना की गई, भारत की इसमें क्या क्या चिंताएं हैं, विकासशील देश क्या चाह रहे हैं, विकसित देश क्या चाह रहे हैं, IMF क्या काम करता है, वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है, इन सभी की क्या क्या भूमिकाएं हैं वो हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा सतत विकास क्या होता है और जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या क्या सरकार की नीतियां हैं वैश्विक स्तर के ऊपर, वो हम विश्व अर्थव्यवस्था के अंदर कवर करेंगे। तो विश्व अर्थव्यवस्था का तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटे से उसमें चीजें हैं, बहुत वेल डिफाइंड चीजें हैं, तो इसमें हमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं और बहुत जल्दी मुझे लगता है ये हमारा जो अभी तक मैंने तैयार किया है, तो हमारे ये लगभग 4 क्लास के अंदर आराम से हमारे ये पूरा का पूरा वैश्विक अर्थव्यवस्था कवर हो जाएगा। मैक्सिमम आप 1 क्लास और मान लो, अगर आपके सवाल हम लेते हुए चलेंगे तो 5 क्लास में तो वैश्विक अर्थव्यवस्था आराम से कवर हो जाएगी, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। फिर देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें से आप यकीन मान के चलो, देखिए 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे आपके इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इसमें से आप यकीन मान के चलो कि 1 या 2 क्वेश्चन तो इसी सेक्शन में से आने बड़े वाले। तो अगर मैं ये कहूँ कि भारत जो हमारा अर्थव्यवस्था का पूरा सेक्शन है, पेपर 1 की इकाई पूरी जो 2 इकाई है, इकाई 2 है, उसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स की जो हमारी इकाई है वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा मार्क्स की है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे मजे की बात है सबसे छोटी है, सबसे कम इसमें हमें पढ़ना है। क्योंकि प्रीलिम्स में भी आप सभी ने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ ली होगी, तो लगभग आप मान के चलो कि आपका बहुत सारा तो टॉपिक उसी में कवर हो गए। लेकिन हमें यहाँ पर मेंस के हिसाब से पढ़ना है, तो थोड़ा हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा, थोड़ा कंटेंट हमें अच्छा लेके आना पड़ेगा, और कीवर्ड्स का यूज करते हुए अच्छे उत्तर के लिए हमें अपने पास एक वोकेबलरी भी तैयार करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है, नंबर इसमें हमारे सबसे ज्यादा आएंगे। तो हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले मैंने वही बताया कि जब भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी थी तो वहां पर कृषि क्षेत्र पढ़ना था। यहां भी सरकार ने इसी पर ही सबसे ज्यादा फोकस किया है, इसलिए आरपीएससी ने अपने सिलेबस के अंदर से डाला है और इसे हमें यही पढ़ना है। देखिए उत्पादकता फिर से आ गई, उत्पादकता क्या होती है और क्या क्या उसमें राजस्थान में चल रही है, जल संसाधनों की क्या क्या स्थिति है, सिंचाई को लेकर क्या क्या परियोजनाएं चल रही है, नवीन परियोजनाएं कौन कौन सी है और कितना कितना सिंचाई को उसका विकास हुआ है। कृषि विपणन का मतलब है कि जो किसानों की जो उत्पाद हैं, किसानों की फसलें हैं, उनको आप अच्छे दामों पर बिक्री करो, यानी किसानों तक अच्छा मूल्य पहुंचे, उनकी लागत उनको वसूल हो जाए, ये कहलाता है कृषि विपणन। इसके बाद में डेयरी और पशुपालन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बार मैं आपको बताऊं, भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने के मामले में राजस्थान पहले नंबर पे आ चुका है, रिसेंटली आया है अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेयरी और पशुपालन को लेकर भी राजस्थान बहुत तेज ग्रोथ कर रहा है। और आपने पढ़ा भी होगा, जब हम कृषि क्षेत्र के योगदान की बात करते हैं ना, तो लगभग 46% योगदान तो फसलों का है कृषि क्षेत्र के अंदर, और इससे ज्यादा लगभग 46.5% योगदान पशुपालन का है। देखो ठीक है ना, जब आप कृषि पूरी की पूरी कृषि जीडीपी की बात करोगे ना, तो 46% योगदान फसलों का है, लेकिन 46.5 या इससे कुछ ज्यादा पशुपालन क्षेत्र से आता है। यानी राजस्थान की जीडीपी के अंदर पशुपालन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसमें से हमें पशुपालन को विस्तार से देखना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना, ये आर्थिक समीक्षा में अलग से पूरा चैप्टर है, उसको हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो भी करंट में चल रहा है, क्योंकि सर्वे देखिए लगभग 1 साल पुराना हो चुका है, सर्वे लगभग 1 साल पुराना हो चुका है, क्योंकि सर्वे लगभग दिसंबर में ही बन जाता है। सर्वे के अंदर क्या होता है, दिसंबर तक का ही डेटा आता है। तो आप ये मान के चलो, अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है, तो लगभग 1 साल पुराना हो चुका है सर्वे। तो उसके बाद में बहुत सारी तो योजनाएं आ गई, बहुत सारे सरकार के प्रयास आ गए, बहुत सारी सरकार की नीतियां आ गई। तो वो सारी चीजें भी हमें सिलेबस के अंदर ऐड करनी है, तभी एक अच्छा उत्तर हम लिख पाएंगे। उसके बाद में देखिए औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या राजस्थान में प्रयास किए जा रहे हैं, नवीन प्रवृत्तियां क्या क्या है, खादी और ग्रामोद्योग के मामले में राजस्थान सरकार में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो अवसंरचना है बहुत महत्वपूर्ण होती है, किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अवसंरचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उसके विकास के लिए सरकारें क्या क्या काम कर रही है। विद्युत और परिवहन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों, ये हमने अलग अलग टॉपिक इसका करके पढ़ा था, आर्थिक समीक्षा में भी है। लेकिन मैंने आपको बताया आर्थिक समीक्षा 1 साल पुरानी हो जाती है। अभी हमारे एग्जाम जनवरी में होने हैं, तो जनवरी आते आते तो वो आर्थिक समीक्षा लगभग 13 महीने पुरानी हो चुकी होगी। तो हमें जरूरत है कि नया डेटा हमारे पास हो, नई योजनाएं सरकार ने बनाई है वो हमारे पास हो, और सरकार के द्वारा अगर जैसे खादी के लिए कोई नई योजना बनाई गई है या नई नीतियां बनाई गई है, तो वो नीतियां भी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम एक बहुत अच्छा उत्तर लिख पाएं। तो ये सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए।
इसके अलावा अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश कैसा है, पीपीपी में से देखिए एक सवाल पूछा गया था प्रीलिम्स में, तो वो हमें याद रखना है। राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं कौन कौन सी चल रही है इस समय, वो हमें ध्यान रखनी है। राज्य का बजट है, उसमें कैसे कैसे एलोकेशन किया हुआ है, वो भी हमें पढ़ना है। राजकोषीय प्रबंधन क्या होता है, उसके मुद्दे, उसकी चुनौतियां क्या क्या है, वो भी हमें विस्तार से इस सिलेबस के अंदर देखनी है। ठीक है, इसके बाद में आर्थिक कल्याण के लिए राजस्थान सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। देखिए, एक तो होता है विकास परियोजनाएं कि सरकार रोड बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं, बांधों के निर्माण के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। एक होता है आर्थिक कल्याण, जैसे सरकार की पेंशन योजना है, तो वो आर्थिक कल्याण के अंदर आएगी। सरकार के द्वारा जैसे काली तीर लिफ्ट नहर परियोजना चलाई जा रही है, तो वो विकास परियोजना के अंदर आ जाएगी। तो ये डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम एक अच्छा उत्तर लिख पाए। अब देखो, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, ठीक है, सशक्तिकरण क्या होता है। उसके बाद में देखिए बुनियादी सामाजिक सेवाएं। देखिए बुनियादी सामाजिक सेवाएं क्या है, ऐसी सेवाएं जो अन्य सेवाओं के लिए आधार प्रदान कराती है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। अब व्यक्ति शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, तो ही तो वो काम कर पाएगा ना। तो ये सबसे जरूरी है आधारभूत सामाजिक सेवाएं, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी और सतत विकास लक्ष्यों को लेकर राजस्थान के अंदर क्या क्या किया जा रहा है, राजस्थान सरकार क्या क्या कर रही है। तो देखिए मेनली तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में सेम से टॉपिक है, कुछ ही टॉपिक हैं जो चेंज हुए हैं, तो उन टॉपिकों को तो हम अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी टॉपिकों को हम रिलेट करते हुए आराम से आपस में जोड़ते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो अच्छी तरह से तो आपको बहुत मार्क्स देगी, मेहनत भी आपको कम करनी है और मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे देगी। और इसमें कंसेप्ट आपको पढ़ने नहीं, आपको जीडीपी नहीं पढ़नी, आपको घाटे नहीं पढ़ने, आपको बजट घाटा, ये घाटा वो घाटा, ये कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं, और कंसेप्ट जो मेनली जो कंसेप्ट की सरकार की सोच क्या है, ये डेयरी सेक्टर में सरकार चाहती क्या है, कर क्या रही है, वो सारी चीजें हमें ध्यान होना चाहिए, तो हम एक बहुत अच्छा उत्तर उसमें लिख पाते हैं। तो क्लास 24 में आप बैच ये ज्वाइन कर सकते हैं, जो मेंस के लिए चल रहा है वो आप बैच ज्वाइन करें, और इसके अंदर सभी जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं आरएस में, तो वो आपको पढ़ाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी करेंगे। और जो सिलेबस है वो भी हम ये कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस हम टाइमली पूरा करवा पाएं, और जनवरी की फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपको हम बिल्कुल फ्री कर दें, ताकि आप आराम से उसका रिविजन कर सकें। अभी ये मानना है सभी का कि जनवरी लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आते आते एग्जाम हो सकते हैं। अगर इससे लेट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिविजन भी करवा देंगे, और अगर उससे पहले हो जाते हैं तो फिर आपका सिलेबस उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। तो आप सब लोग जुड़िए, और जो सिलेबस हमने समझा है, देखिए आप अगर खुद भी तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह इस चीज़ों को ध्यान में रखें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। आप खूब मेहनत करें, खूब अच्छे से तैयारी करें, और क्लास 24 से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।